तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में टीआरडी 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं टीआरडी 4 का, लेकिन नोटिफिकेशन निकल ही नहीं रहा है। सरकार आजकल करते करते बहुत दिन लगा दिया। अब 2000 इतना गारंटी है कि 2026 में किसी न किसी महीने में नोटिफिकेशन निकल ही जाएगा। तो आप अपने तैयारी को जारी रखिए। अपने तैयारी को जारी रखने के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 6 से लेके 10 तक, 10th तक। जो ज्योग्राफी का बुक है ना, उन सारे बुक को चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और बताऊंगा, पूरे एनसीईआरटी की किताब से। और हर एक चैप्टर का लास्ट में आपको कुछ पीवाई क्यूब यानी कि एमसीक्यू भी कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लास 6 से लेके क्लास 6 से लेके 10 तक जितने भी बुक है, जैसे कि साइंस का या ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, तो 12th क्लास का भी पूछ लेते हैं। और बाकी ज्योग्राफी का और साइंस का जो बुक है वो 6 से लेके 10 क्लास तक के अंतर्गत जो आते हैं, उन सारे बुक को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 6 क्लास से लेके 10 क्लास के बुक में ही जितने सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल बीपीएससी इसी बुक से पूछते हैं। एनसीईआरटी के ही बुक से सारे सवाल पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, सारे सवाल एनसीईआरटी के ही बुक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का बुक है। क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक आपके पास अगर क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों, आप बुक मार्केट में जाके खरीद लीजिए और अपने बुक में हाईलाइट करके पढ़ते जाइए। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, जहाँ जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, आप अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी, क्लास 6 के बुक का जो पहला चैप्टर है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे लाइन बाय लाइन करके। और अच्छा से आप लोग समझिएगा और देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, और यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1। ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, और उसका चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी का बुक है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? तो दोस्तों ये है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जी, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आसमान में जो है ना, पहले जैसे कि ये आसमान है, आसमान में पहले एक दो ऐसे तारे आपको दिखाई देंगे। धीरे 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 ये सारे के तारे, बहुत सारा आसमान में तारा भर जाएगा। भरते 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 उसके बाद आपको पूरे आसमान में तारा भरता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बहुत सारे आसमान में तारा दिखाई देगा जो चमकता हुआ और छोटे छोटे दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, और इन्हीं में से कुछ ऐसे तारे होते हैं जो चमकीले होते हैं। उसके बाद एवं कुछ धुंधले भी होते हैं, और इन्हीं में कुछ धुंधले तारे भी होते हैं, कुछ चमकीले भी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। जैसे ऐसा लगता है कि आकाश में जो है ना, हीरा जैसे चमक होता है और हीरा जल रहा है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होता है, और उन्हीं में से तारे, ये जो जितने भी तारे हैं ना, इन्हीं में से कुछ टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होगा आपको। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ ही टिमटिमाते अन्य अलग है। उनमें से आप जितने भी तारे हैं ना, उन सारे तारों में से देखेंगे आप, उनमें से कुछ ऐसे तारे हैं जो कुछ अलग अलग टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। सबके एक जैसा नहीं टिमटिमाते हैं, अलग अलग टिमटिमाते हैं। और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो बिना किसी टिमटिमाहट के भी चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। इससे आगे हम लोग पढ़े हैं तो इधर एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें एग्जाम में सवाल बनते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति दिखाई पड़ता है।
अलग अलग समय पे जो है ना अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति उसका दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार ही देख सकते हैं और इस स्थिति को पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ से सवाल आपका बन जाता है और बना भी है कि पूर्णिमा किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन में देगा कि पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 ही बार देखा जा सकता है और इस स्थिति को क्या कहा जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है पूर्णिमा, याद रखिएगा। और क्या कहता है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये जो चंद्रमा है ना, पूर्णिमा वाली रात को आप उसके अंदर में जो 15 दिन के बाद आप उस चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। नए चंद्रमा वाली रात्रि अमावस्या होती है। जैसे पूर्णिमा हो गया, एक चांद पूरा हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट चांद होगा ना, उसका 15 दिन बाद उस चांद को देख नहीं सकते हैं और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अमावस्या। ऐसे रात अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 15 दिन के बाद जो है ना आसमान अगर अच्छा यानी कि साफ दिखाई देता है तो उसके अंदर में जो भी तारे पाए जाते हैं उसका अवलोकन अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल ये सवाल करना जायज़ है कि आखिर मतलब दिन के समय में हम वही चंद्रमा जो रात के समय में देखते हैं, जो तारे हमको दिखाई देता है, प्रतीत होता है टिमटिमाते हुए, लेकिन उसी तारे को हम दिन में आखिर क्यों नहीं देख सकते हैं। आखिर इसका क्या रीज़न है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। और किसके कारण, क्योंकि दिन में जो है ना सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो अत्यधिक तेज होता है और उसके प्रकाश के कण जो है ना चमकने लगता है। चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जी, किसके कारण, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम आसमान में दिन के समय तारे को नहीं देख पाते हैं। यही रीज़न है कि हम दिन में आसमान में तारे नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। और जितने भी सारे वस्तुएं हैं ना जिसे कहा जाता है सूर्य, चंद्रमा या और भी सारी जितने भी वस्तुएं हैं जो भी रात के समय आसमान में चमकती है ना, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे ही खगोलीय पिंड कहा जाता है। आसमान में रात के समय चमकता हुआ दिखाई देना ये खगोलीय पिंड कहलाता है। आगे है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो अब कुछ बड़े होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड जो है ना आकार में बड़े होते हैं और वो गर्म भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है और उसे कहते क्या है, आगे पढ़ते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इसी खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ से एक सवाल बना है दोस्तों कि सूर्य क्या है। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ से काट के लगा दिया है, सूर्य भी एक तारा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीआरडी शायद 2 में पूछा गया है। इस सवाल को याद रखिएगा कि सूर्य क्या है। सूर्य भी एक तारे हैं। क्या है, सूर्य भी एक तारे हैं। और तारे किसे कहते हैं, मतलब वो सारे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं और वो गर्म होते हैं और ये गैस के रूप में होता है। इसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। जिनके पास भी उष्मा और प्रकाश होता है उसे तारे कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार के क्या है, तारे ही हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर थोड़ा दिया हुआ है, या आगे हो गया, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कुछ अच्छी बातें दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। चलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट से लेकर रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं। ये है कि रात के समय चमकती हुई अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जितने भी मतलब तारे आसमान में पाए जाते हैं अनगिनत हैं। उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं उस तारे को। बहुत सारा तारा है आसमान में, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कि जो भी तारे आसमान में पाए जाते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण हम उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अगर सूर्य के नज़दीक अगर चले जाएंगे तो जल के राख ही हो जाएंगे ना।
इसलिए वो हमसे दूर है। दूर होने के बावजूद भी जब 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो इसी में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही, दिखाई पड़ता है छोटी छोटी। मतलब जैसे कि अगर आसमान में उड़ते हुए जहाज को आप देखे हैं तो वो जब ज़मीन पर रहता है तो वो बहुत बड़ा आकार का दिखाई देता है। जब वही जहाज उड़ने लग जाता है आसमान में तो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। अत्यधिक ऊंचाई जाने पर वह चीज़ छोटा दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल बहुत छोटा दिखाई देता है। अगला है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं कि रात के समय जो आसमान में आप देखते हैं बहुत सारे तारों के समूह होता है और उन तारों के समूह विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के ही समूह को, तारों के आकृति के द्वारा बनाए गए अलग अलग आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं और इसे अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। नक्षत्र मंडल को अर्सा मेजर और बिग बियर भी कहा जाता है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, मतलब नक्षत्र मंडल जो है उसी प्रकार का अर्सा मेजर और बिग बियर भी नक्षत्र मंडल है। यहाँ से एक सवाल बना है कि नक्षत्र मंडल निम्नलिखित में से है क्या? अर्सा मेजर और ऑप्शन में और 3 तो ऑप्शन अलग अलग दे देगा आपको, तो अर्सा मेजर रहे या बिग बियर रहे, दोनों में से कोई एक मार देना है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि 7। सप्त मतलब होता है 7, ऋषि मतलब होता है संत, याद रखिएगा। यह 7 तारों का एक समूह है। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि भी एक प्रकार का अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों का समूह। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। बिल्कुल दिखाएंगे। आइए पहले हमको इस चित्र को देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये बच्ची है, ये आसमान की तरफ देख रहे हैं और ये छोटे छोटे जो तारा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कुछ बड़े बड़े तारा है और ये छोटे छोटे तारा दिखाई देता है। ये भी छोटे छोटे, ये भी छोटे छोटे, ये भी छोटे छोटे आसमान में। अगर कोई नहीं देखे हैं तो इसी में देख लीजिए चित्र में कि आसमान में ये तारे दिखाई देते हैं, और नहीं देखें कोई तो रात के समय में देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे क्या है और ये क्या लिखा हुआ है। आगे अभी पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। आगे है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के ज़माने में, बात सही है, पहले के ज़माने में कोई घड़ी नहीं हुआ करता था और उस टाइम में जो है ना, देखिएगा आप, दादी लोग जो है ना क्या करती थी कि दोपहर का टाइम खाना बनाने का जो होता है ना, उस टाइम में वो आंगन में धूप को जो है ना देख के खाना बनाने के लिए लग जाती थी, क्योंकि उसको पता चल जाता था कि अब 12 बज चुका है, धूप यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब 12 बज चुका था। वही कहा जाता है प्राचीन समय में जो है ना लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, तारों की सहायता से करते थे। तारे बोले तो कोई समझ में आएगा, तारे, तारे की सहायता से कैसे करते? तारे यार, तारे मतलब अभी पढ़े हैं ना, तारे भी एक प्रकार का सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारे हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। आइए अब यहाँ देख लेते हैं चित्र को थोड़ा। जैसे ये उत्तरी तारा है, क्या है? ये उत्तरी तारा है। ये उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी संकेतक तारा जिसे कहा जाता है। उत्तरी तारा उत्तरी ध्रुव को बताता है, उसे संकेतक तारा कहा जाता है और उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और ये उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताने वाले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं और ये संकेतक तारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है ना वो आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, ये कि नहीं कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं करता है। वो आसमान में एक ही दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर। हम सप्त ऋतु की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
ध्रुव तारे की स्थिति को किसके सहायता से जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में हम देखेंगे कि किसी सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाने वाले एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। बिल्कुल, अभी आगे अब पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं कैसे। कहा जाता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना आकाश और ऊष्मा नहीं होता है। प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ से सवाल बनते हैं कि पूछा जाएगा आपको कि कुछ खगोलीय पिंड में जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहा जाता है। यहाँ पढ़ते हैं, तारों के प्रकाशन से प्रकाशित होते हैं। वे तारों की सहायता से मतलब प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह के पास जो है ना अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। यह तारों के प्रकाश से मतलब खुद चमकने लगता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लेनेट। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमक क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा, आगे देखते हैं, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकने लगती है। चमकने ही लगती है। पृथ्वी की जो है ना चंद्रमा से देखते हैं तो वह चंद्रमा की ही तरह चमकने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इधर क्या है? यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत रोचक पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसे याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वीवीआई कर लीजिए, हम स्टार लगा दिए हैं, इसको वीवीआई कर लीजिए। कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। मतलब अपने पृथ्वी में जो है ना कुल 8 ग्रह हैं। चलिए 8 ग्रह का नाम हम लोग पहले लिख देते हैं। पृथ्वी के पास जो है ना, पृथ्वी के बोलते हैं, पूरे सौर मंडल में जो है ना कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितना है? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। अपने सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। अगर ग्रह के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। वीडियो हम अपने चैनल में डाल दिए हैं ग्रह के बारे में। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ग्रह के बारे में आपको जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो सौर मंडल में अपने कितना ग्रह है? 8 ग्रह। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 में है मंगल। मंगल नहीं है यार, भाग गया दोनों। नंबर 1 में है बुध, नंबर 2 में है शुक्र, नंबर 3 में है पृथ्वी, नंबर 4 में है मंगल ग्रह। ये चारों के चारों ग्रह जो है ना सौर मंडल के आंतरिक ग्रह है। उसके बाद और 4 बाह्य ग्रह हैं। 5वें नंबर पे है बृहस्पति, और 6ठे नंबर पे है शनि, 7वें नंबर पे है अरुण, और 8वें नंबर पे है वरुण। याद रखिएगा क्या क्या बोले हम? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये अपने सौर मंडल में कुल 8 ग्रह पाया जाता है। 8 ग्रह को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। चारों ओर ये तीनों ग्रहों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले। कौन कौन से ग्रह? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस
बृहस्पति, शनि और यूरेनस को यूरेनस के चारे और क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं कि किन ग्रहों के चारे और छल्ले पाए जाते हैं। आगे है कि असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जाता है। पृथ्वी से अगर आप इन छल्लों को देखना चाहिएगा तो दूरबीन की सहायता से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। आगे है, ये तो बहुत आगे हो गया। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 8 ग्रहों का नाम और उसका परिक्रमण दिया हुआ है, तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ये मेरे वीडियो में, चैनल में जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। उसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं। आगे है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? आगे पढ़ते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या होता है? ये चंद्रमा क्या होता है? वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है चारों ओर। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, बिल्कुल है, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करता है। ओनली पृथ्वी ही सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त नहीं करता है, उनके अलावा और भी 7 ग्रह है जो कि सूर्य से अपना ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब इनमें से कुल 8 ग्रह जो है ना, उनके पास कुछ अपने भी चंद्रमा है। आगे है सौरमंडल। सौरमंडल को देखते हैं क्या है। सौरमंडल किसे कहते हैं? जैसे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया क्या है? सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? मुखिया को पूछा जाएगा, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। और सौरमंडल किसे कहते हैं? ये भी याद रखिएगा। सूर्य, 8 ग्रह मतलब 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। आगे है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य कहाँ होता है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और यह अत्यधिक गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का खिंचाव जो बल होता है ना, वो सौरमंडल को बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकत्रित करता है, और सूर्य ही करता है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा को एकत्रित, मतलब इकट्ठा करके रखता है। एकत्रित करने का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो हम जल जाएंगे। क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिए, याद करिए, अभी याद कर लीजिए क्लास में। सूर्य पृथ्वी से कुल कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ रोचक तत्व दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो डब्बा में जो बना होता है ना, इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का अर्थ क्या होता है? सूर्य देवता। सोल का अर्थ होता है, सोल को क्या कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए। ये याद रखिएगा, सिर्फ सोल किसे कहते हैं? सूर्य देवताओं को कहा जाता है। सोल सूर्य देवताओं को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरे भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जी, कोई भी शब्द, मतलब इंग्लिश में कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं, वो उसका भाषा नहीं होता, कोई अन्य भाषाओं से लिया गया होता है। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह ग्रीक भाषा से लिया गया है।
जियोग्राफी शब्द यह क्या है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको लिया कहाँ से गया, ग्रीक भाषा से। जियोग्राफी शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जियोग्राफी शब्द को किससे लिया गया, इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी मतलब ग्रीक भाषा का अर्थ है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द क्या है वो दोनों, आइए पढ़ते हैं। जैसे जिसमें जियो जिसमें है जे शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। इसी प्रकार जियोग्राफिया का शब्द अर्थ होता है अध्ययन करना। पृथ्वी के संबंध में आइए अधिक जानते हैं, देखते हैं क्या है। जियोलॉजी का मतलब होता है जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना, याद रखिएगा। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना, और जियोआइट का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करना। क्या करना, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तीनों याद हुआ। जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोमेट्री का मतलब पृथ्वी का मापन करना, और जियोआइट का मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इधर आते हैं दोस्तों, इधर नेक्स्ट क्या है, ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसको 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। और ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से वे, जैसे कि मतलब क्रम में दिया हुआ है, ये पूछा जाता है बहुत बार। सूर्य से क्या कहता है, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम लगाए ग्रहों का। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जो अरुण बताया ना, इसी को यूरेनस कहा जाता है। वरुण जो बताया ना, इसे नेपच्यून कहा जाता है। अरुण, यूरेनस तथा नेपच्यून। सबसे दूर में सूर्य से सबसे दूर की ग्रह नेपच्यून, और सबसे नज़दीक बुध, याद रखिएगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका, जैसे याद कर सकते हैं आप इसको, माई, वेरी, ये सब अच्छा से। अगर याद नहीं हो तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, उसको बहुत बेस्ट तरीके से, सरल तरीके से मैं बताऊँ आपको। ट्रिक अपनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ट्रिक भी भूल जाइएगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। आगे है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसके, एक निश्चित पथ पर लगाते हैं। सूर्य के सभी, यानी जितने भी 8 ग्रह है ना, वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ये सवाल पूछे गए हैं टीआरई में कि जो सूर्य ग्रह जो होता है ना, वो सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर, फिक्स पथ पर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, यानी फैले हुए हैं, और ये कक्ष कहलाते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार चक्कर जो लगाते हैं, जैसे एक चक्कर ऐसे घूमे, कोई चीज़ घुमा तो इसके बीच में एक कक्ष बनेगा ना, उसी को कक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुध। बुध जो है ना, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध जो ग्रह है वो सूर्य का सबसे नज़दीक है, अभी बताया हम लोग। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। सूर्य के एक चक्कर लगाने में जो है ना, बुध ग्रह कितना दिन का समय लगता है, 88 दिन का। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये भी सवाल पूछे गए हैं बहुत बार कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, उसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है आखिर क्यों कहा जाता है, किसके कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उसका आकार और आकृति दोनों का लगभग सेम है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, मतलब अभी तक जो माना जाता था ना, इससे पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, आगे कर देते हैं इसको थोड़ा, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 में UB 313 सीरस जिसको कहा जाता है, तथा प्लूटो यानी बोनो ग्रह कह सकते हैं। और प्लूटो को अब बोनो ग्रह के रूप में रख दिया। पहले ये ग्रह हुआ करता था प्लूटो, लेकिन अब इसे बोनो ग्रह के कैटेगरी में रख दिया। किसे, प्लूटो को बोनो ग्रह के रूप में, यानी सीरस को प्लूटो बोनो ग्रह के रूप में रख दिया गया है। कब, 2003 में। चलिए अब थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है।
इसमें लिखा हुआ है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे और सबसे पुराना खगोलीय शास्त्री कौन है? उसका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांडों के रहस्य को खोजने में लगे हैं। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है? प्लीज़ अगर क्लास अच्छा लग रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो। नेक्स्ट है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको स्टार पॉइंट लगा देते हैं, इसको इम्पोर्टेंट मानिए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बोलिए, इतना उसका गति है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग ही जाता है। आइए इधर देखते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह। पहले कौन है? पहले 2 ग्रह बुध और शुक्र। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा है और सूर्य के हिसाब से दूरी के हिसाब से तीसरा है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, याद रखिएगा। और यह 5वां है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप भी कहा जाता है और पृथ्वी के आकार को ही भू आप कहा जाता है, क्योंकि वो ध्रुव के पास जो है ना थोड़ा चपटी है। पृथ्वी क्या है? ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है, इसीलिए इन्हीं के कारण जो है ना इसको भू आप भी कहा जाता है। भू आभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। आगे है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। जी, केवल पृथ्वी पे ही आदमी जीवित रह सकता है, बाकी और किसी ग्रह पे नहीं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। ये सवाल पूछ सकता है ऐसा कौन सा ग्रह है जो न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा है? तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं कि पृथ्वी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। जी, पृथ्वी में पानी भी है, वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए अधिक आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आगे है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग के दिखाई पड़ता है। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे ना, पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी के 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। किसके कारण? क्योंकि पृथ्वी में 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। कितना? 2/3, याद रखिएगा, 1/3 नहीं, 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, रोचक तथ्य जो है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर कदम रखा है? जी, इस चीज़ का मालूम करके आप लोग बता सकते हैं कि भारत के ऐसा कौन से व्यक्ति है जो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति है वो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं इस बात को। चलिए इधर देखते हैं, आगे क्या है? चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है, और वो भी है कौन? चंद्रमा। आप ये भी बात याद रखिएगा, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है? वो बुध है और दूसरा शुक्र है। बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। कितना? यानी कि उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के पास, याद रखिएगा।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। किसका? चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, और चंद्रमा नजदीक भी है इसीलिए यह बड़ा दिखाई देता है, पिंडों से अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है ना हमसे यानी कि पृथ्वी से कितना दूर में है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं कि चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर परीक्षण किया गया, रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये सब आप देख सकते हैं अपने बुक लिए हैं तो। आइए इधर कुछ देख लेते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है। और मानव निर्मित ग्रह क्या है? मानव निर्मित ग्रह, उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित ग्रह मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए यह वैज्ञानिकों के द्वारा बना है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी के कक्षा में कर दिया जाता है। आगे है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। मतलब ये सारे के सारे कौन से ग्रह हैं? मानव निर्मित ग्रह। इनसेट, IRS, एडुसेट, याद रखिएगा। तीन जो ग्रह है भारतीय उपग्रह ये तीनों है। क्या है? इनसेट, IRS, एडुसेट, इनसेट, IRS, एडुसेट, ये तीन जो ग्रह है वो भारतीय उपग्रह है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर और कुछ बचा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है। 27 दिन में जो है ना चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा के जो ऊपर में जो है ना उसकी सतह जो है वो उसमें पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को दिखाई नहीं देता है, और पूर्णिमा के दिन जो है ना चंद्रमा पर इनकी छाया दिखाई नहीं देता, ये भी याद रखिएगा। आगे है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कीजिए। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और जो मतलब ग्रह के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरह से ये भी क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होता है ना वो किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति, ये याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, बिल्कुल। आगे हम लोग पढ़े हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया, और बहुत दिन पहले जो है विस्फोट हुआ है ना, वही विस्फोट के कारण वह ग्रहों से टूटकर ही अलग हो गया है, ये याद रखिएगा। जैसे कि इधर देख सकते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के चित्र दिया हुआ है, यह है क्षुद्र ग्रह और उसका चित्र दिया हुआ है। आगे है उल्का पिंड के बारे में। क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को ही उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने होती है। इन प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और जब ये यहाँ पे जो उल्का पिंड में जब वो अंधेरा छा जाता है, कहा जाता है कि ये सूरज गायब हो गया,
कहता है ना गांव देहात में। आगे पढ़ते हैं। आगे है, क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। बिल्कुल, और उन्हीं तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। लाखों तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? लाखों तारों के समूह को जो चमकदार होते हैं उसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बाहरी नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों, जैसे कि यहाँ आकाशगंगा का चित्र दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। यह है आकाशगंगा, अभी पढ़ लिए इसको। लाखों तारों की समूह होता है आकाशगंगा, है ना। बहुत छोटे छोटे तारे दिखाई देता है, कितना छोटे छोटे। ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ये सारे के सारे तारे हैं। क्या है? ये छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं, देखिए, जैसे मैं रेड कलर का बना देता हूँ, ये छोटे छोटे, ये सारे के सारे आसमान में क्या है? तारे। यही है आकाशगंगा। आगे देखते हैं। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। छोटे छोटे तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। वही आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसका ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जानते हैं। ये कुछ दिया हुआ है। पृथ्वी है, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। पहले पृथ्वी है, उसके बाद सौरमंडल, पृथ्वी से बना सौरमंडल, सौरमंडल से बना आकाशगंगा, आकाशगंगा से बना ब्रह्मांड। याद रखिएगा। चैप्टर हो गया समाप्त। आइए कुछ इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए सवाल हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह? शुक्र ग्रह को। और क्यों जाना जाता है? किस कारण है कि यह इसका पृथ्वी का शुक्र ये जुड़वा ग्रह है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है या बुध है? तो हम लोग पढ़े हैं तीसरा ग्रह के अंदर में कौन आता है? शुक्र, पृथ्वी आता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पहला, दूसरा कौन सा है? पहला बुध है और दूसरा शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 3 क्वेश्चन है दिया हुआ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये पढ़े हैं हम लोग पहले या दूसरे पेज में ही पढ़े हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। उसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान देता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान देता है। अभी हम लोग देते हैं, देखिए ना, उत्तर दिशा से उत्तर दिशा के ही ज्ञान देता है। एक बच्चा यहाँ खड़ा था, उसके बाद आसमान उत्तर दिशा की ओर देखता था, यहाँ पर ध्रुव तारा था। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर ज्ञान देता है? उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था ना, एक बच्ची थी खड़ा यहाँ, वो आसमान की ओर देखता था, यहाँ पर ध्रुव तारा था, यहाँ उत्तर दिशा दिया हुआ था, इसीलिए कहा जाता है ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर ज्ञान देता है। कितना? उत्तर दिशा की ओर। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये भी सवाल हम कराए अभी लास्ट में कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच? 2 ग्रह जो है वो मंगल, दूसरा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा और कुछ इम्पोर्टेंट सब सवाल लिखा देते हैं। एक सवाल है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या सबसे लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये याद रखिएगा। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमण करने में कुल कितना
समय लेता है ये कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दीजिएगा। और पृथ्वी कितना समय लेता है अपने एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के, तो पृथ्वी लेता है 365 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। और ये अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है, तो एक दिन में अपने अक्ष पे घूमता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और खुद इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अपने आप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताया हूँ उन सारे को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद अब फिर हम लोग कल इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे इसी तरह से। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।